नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। नैनी सेंट्रल जेल पहुंच चुका है अतीक अहमद। कल सीजीएम कोर्ट में अतीक की पेशी होने वाली है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। अतीक का भाई अशरफ भी नैनी जेल पहुंचाया जाएगा आपसे कुछ ही देर के बाद। बड़ी खबर, अहम जानकारी। थोड़ी देर में अतीक का मेडिकल भी होने वाला है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी। थोड़ी देर में अतीक का मेडिकल भी होने वाला है। नैनी सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कल सीजीएम कोर्ट में अतीक की पेशी भी होने वाली है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अशरफ को कुछ ही देर के बाद नैनी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। साबरमती से प्रयागराज तक का सफर अतीक अहमद ने तय किया है और अब नैनी सेंट्रल जेल पहुंच गया है अतीक अहमद। अब से कुछ ही देर के बाद मेडिकल भी होगा। कल सुबह दोनों को सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, अतीक और अतीक के भाई को। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है ये। नैनी सेंट्रल जेल पहुंच चुका है माफिया। सबसे बड़ी बात यह कि कल उत्तर प्रदेश पुलिस रिमांड के लिए डिमांड करेगी। अशरफ और अतीक के भाई दोनों को, माफ कीजिएगा, अतीक के भाई अशरफ और अतीक अहमद दोनों को कल पेश किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली तक माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का काफिला पहुंच चुका है, लेकिन काफिला ले जाने के दौरान एक बड़ी घटना घटी। घटना यह हुई कि रायबरेली टोल पर अशरफ को ले जाने वाली पुलिस की वज्रवाहन बंद हो गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने अशरफ की गाड़ी को कुछ दूर तक धक्का भी मारा। तो वहीं टोल पर वज्रवाहन के बंद होने से पुलिस की जमकर किरकिरी भी हुई। इस घटना के कुछ देर बाद अशरफ का काफिला रायबरेली से प्रयागराज की ओर बढ़ गया है। तो अतीक प्रयागराज पहुंच चुका है, जबकि ये रायबरेली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस दौरान अशरफ का काफिला पहुंचा हुआ था। लेकिन उसी दौरान ये वज्रवाहन बंद हो गया। प्रयागराज की ओर अब काफिला बढ़ चुका है। वाहन बंद होने से उत्तर प्रदेश पुलिस को किरकिरी का भी सामना करना पड़ा। अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त की आपको। वाहन बंद होने से पुलिस की जमकर किरकिरी हुई है। पुलिस के वज्र वाहन से चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं प्रयागराज से। आमिर, क्या कुछ अपडेट है? अतीक को नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा दिया गया है, जबकि अशरफ का पहुंचना अब भी बाकी है। जी पूजा, बता दें अतीक अहमद को जहां कड़ी सुरक्षा के बीच में नैनी सेंट्रल जेल में लाया गया है और अतीक अहमद को इस बार फिर से स्पेशल और हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है, जिसमें सीसीटीवी की निगरानी है और साथ ही उनके जो सुरक्षा कर्मी होंगे उनके बॉडी वॉर्न कैमरे लगाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद को रखा गया है, क्योंकि पिछली बार चूक होने के कारण जेल अधीक्षक को निलंबित भी कर दिया गया था 5 घंटे अतीक अहमद को बैरक से बाहर रखने के कारण। वहीं इस बार अतीक अहमद की कड़ी सुरक्षा पे और भी ध्यान दिया जा रहा है। अतीक का भाई अशरफ, जो कि कुछ देर में प्रयागराज पहुंचने की संभावना है, और जैसे कि बताया जा रहा है कि गाड़ी बंद होने के बाद पुलिस ने धक्का लगाया, और जिस पर अब यूपी पुलिस की काफी किरकिरी भी हो रही है और इस तरह की लापरवाही सामने आई। बस जैसे ही अतीक का काफिला प्रयागराज के शंकरगढ़ पे पहुंचा,
तो वहां पर टोल पर जब गाड़ी रुकी तो मीडिया कर्मियों ने अतीक अहमद से बात करने की कोशिश की, मगर अतीक कुछ नहीं बोले। दोनों साइड वज्र वाहन में पुलिस कर्मी बैठे दिखाई दिए, तो फ्लोर पर जिस तरह से अतीक का बिस्तर था, अतीक वहां पर लेटे आराम करते दिखाई दिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो प्रयागराज पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज भी आवेदकों की भारी भीड़ देखने को मिली, तो वहीं सपा ऑफिस पर अखिलेश यादव 17 नगर निगमों में मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने पर मंथन करते नजर आए। उधर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बनाकर सपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि भाजपा ने दलितों और पिछड़ों का हक छीना है, इसलिए सभी वर्ग इस बार भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। समाजवादी पार्टी पर कार्यालय पर लगातार नेताओं की भीड़ है। हमारे साथ मेरठ के विधायक अतुल प्रधान जी हैं। आप दावेदारी की जा रही है आपकी पत्नी की तरफ से भी मेरठ में, आरएलडी भी वहां पर दावेदार है, कैसे समीकरण बैठे? देखिए, आरएलडी और समाजवादी पार्टी इस समय एक हैं और इकट्ठा मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यहाँ इस समय देखिए ना तानाशाही कैसी है। आरएलडी का चुनाव के नगर निगम के कितना डर है इनमें और कैसी सोच बना ली है। भारतीय जनता पार्टी के सोच देखिए कैसी है कि उनमें जो संस्थाओं पर कब्जा किया, इस समय पर जहां लोकदल का जनाधार बढ़ रहा था, जिस समय पर हमारी पार्टी के साथ मिलकर 9 उनके समय एमएलए हैं, अलग अलग जगह बम्पर तरीके से वोट मिली हैं, ऐसे समय पर लोकदल का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर देना, ये कहां तक का तुक है। समाजवादी पार्टी लगातार अपने साथियों के साथ खड़ी है, गठबंधन के साथियों के साथ खड़ी है। हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएंगे। आपकी पत्नी दावेदार हैं मेरठ से मेयर पद की, किस तरह की लड़ाई देखते हैं, क्या समीकरण है वहां पर? देखिए, समीकरण जनता जब चाह लेती है किसी बात को तो सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। जनता किसी जात का व्यक्ति हो, किसी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, खासतौर से बहुजन समाज के लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ हैं। और आने वाले समय पर आप देखेंगे कि आपको नजारा नजर आ रहा होगा समाजवादी पार्टी का, जैसे मेला लगा होता है इस तरीके से मेला है। और दूसरे पार्टी कार्यालयों पर भी आप जाकर देखिए स्थितियां क्या है। आपको कई पार्टी कार्यालय जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बताते हैं, उनके कार्यालयों पर आपको, मैं नहीं कहना चाहता क्या स्थिति है, आप खुद भांप सकते हैं। वहां पर कोई आदमी नहीं है, ढूंढे नहीं मिल रहा। ये पब्लिक ने तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विकल्प है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। आने वाले समय पर इस चीज को आपको लोकसभा के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, और चाहे आने वाले समय पर कोई और चुनाव हो, उसमें समाजवादी पार्टी ही इनको हटाने का काम करेगी। जिस तरह से आपने बात की बहुजन समाज की, समाजवादी पार्टी के कई नेता लगातार मंडल वर्सेस मंडल की राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद ही पहला चुनाव है, क्या दिखता है आपको कि क्या दलित और पिछड़ा वर्ग जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ आएगा इस चुनाव में? देखिए, हमारा जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही है और ये बात हमारे विचारों में और काम में भी आपको दिख रही होगी कि समाजवादी पार्टी के 2 पहिए, साइकिल इसी विचारधारा पर चलेगी कि एक पहिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का और दूसरा पहिया लोहिया जी के विचारों से जब ये साइकिल आगे बढ़ेगी, दोनों के विचार मिलेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति का जहां तक सवाल है, विचारधारा को दबाकर आप नहीं रख सकते। बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय रहे होंगे संविधान के जिस तरीके से संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान में गरीब वंचित शोषित वर्ग के लोगों को उन्होंने जहां स्थान दिया, उनको मदद करने का काम किया, बराबरी पर लाने की काम की, तो वो किसी दल पार्टी में उस समय रहे होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्शन तो मायावती की तरफ से आता है ना जब इस तरह की राजनीति होती है। देखिए, वो रिएक्शन देखो, बड़ी नेता, हम लोग उनके बारे में क्या शब्द बोले, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि विचारधारा को आप दबाकर नहीं रख सकते। मान लिया मैं विधायक बना हूं, मैं पिछड़ी जात का हूं, मैं सम्मान सब जाति के लोगों को करता हूं, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, अकलियत के लोगों, हर जाति का सम्मान है। लेकिन अगर मैं पिछड़ी जाति का हूं, अगर ये आरक्षण की व्यवस्था हुई है तो पता नहीं कितने लोगों को लाभ मिला है। और जहां तक बहन जी या किसी का भी कहने का है, तो आप उनकी विचारधारा को एक जगह नहीं सीमित रख सकते। पता नहीं कितने लोगों ने कहां कहां लाभ पाया होगा उनसे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में भी कितने विधायक, सांसद, मंत्री रहे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का अगर ये संविधान ना होता तो उनमें से भी किसी को लाभ ना मिलता। और ये कितने जमीन पे उतरेंगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, पर्चे दाखिल हो रहे हैं। अब
2 से 3 दिन में समाजवादी पार्टी मेयर की लिस्ट भी बाहर कर देगी। इसके बाद जातीय समीकरण जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हावी रहता है, उसी के बल पर चुनाव होते हैं। अब जातीय समीकरण किसके पक्ष में जाएगा ये आने वाला समय बताएगा, और यानी कि 13 जब रिजल्ट आएंगे इस नगर निकाय के, उसमें भी साबित होगा कि आखिर यूथ किस तरफ है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। निकाय चुनाव के टिकटों को लेकर कांग्रेस में खासी मारामारी है। लखनऊ के कई वार्डों के लिए 3-3 दावेदार पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद की अगर बात करें तो प्रयागराज और वाराणसी तक से आवेदक कांग्रेस में डेरा जमाए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष नकुल दुबे और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के दफ्तर में लोगों का जमावड़ा शाम तक लगा रहा। कई आवेदकों ने जनता टीवी को बताया कि वो टिकटों के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से लखनऊ आए। जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे देख रहा हूँ पार्टी दफ्तरों में टिकट लेने वालों की भीड़ बढ़ रही है। मैं इसमें कांग्रेस दफ्तर में हूँ, प्रदेश कार्यालय में। यहाँ मैं देख रहा हूँ जो देश के नहीं, सारे प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। गाजियाबाद से भी लोग आए हैं, अयोध्या से भी आए हैं, और बरेली से आए हैं, बलरामपुर के लोग भी हैं, और जो है फतेहपुर से भी लोग आए हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि अयोध्या से देखिए मेयर पद के प्रत्याशी तिवारी जी, बताइए आप अपना नाम बता दें। और जो है नाम रामेंद्र त्रिपाठी, मेयर पद के लिए, अयोध्या मेयर पद के लिए। तो हम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या से मेयर पद का टिकट मांग रहे हैं, और अभी वहाँ बीजेपी का मेयर है, लेकिन पिछले 5 सालों से वहाँ टैक्स की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, और भी तमाम युवाओं की बेरोजगारी, महिलाओं का उत्पीड़न, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग लगातार वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और अभी चूंकि इलेक्शन घोषित हुआ है चुनाव आयोग द्वारा, तो हमारे यहाँ 11 मई को दूसरे चरण में वोटिंग पड़नी है। तो उसी सिलसिले में हम अयोध्या पे मेयर पद के लिए आवेदन करने प्रदेश कार्यालय आए हैं। आप बता दें कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से आया हूँ, मेरा नाम सुनील चौधरी है। तो मैं 2 बार पार्षद रहा हूँ वहाँ से, और तिबारा में परमादरणीय नसीमुद्दीन जी जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अपना बायोडाटा सौंपने आया था, और वहाँ से टिकटार्थी हूँ कांग्रेस का। आप बता दें। मैं सुनील जी के साथ आया हूँ गाजियाबाद से, सहयोगी हूँ सुनील जी का। आप बताएं। मैं सुनील कुमार सिंह, अयोध्या सेकंड वार्ड नंबर 63 से आया हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ, पूर्व में महामंत्री रह चुका हूँ 91 में कांग्रेस का। हम लखनऊ से हैं, मौलाना कल्बे आबिद वार्ड से, वार्ड नंबर 102 से कांग्रेस का आवेदन देने के लिए आए थे। आइए मैडम, आप कहाँ से आई हैं? सर मेरा नाम है रुकमणी मौर्य, मैं बदलापुर की हूँ, जौनपुर जिला से, और हमारा डिस्ट्रिक्ट जौनपुर है। हम अध्यक्ष किस पद के लिए आप? हम अध्यक्ष पद के लिए टिकट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी से हूँ। ठीक है, आप कहाँ से हैं? उमाशंकर मौर्य नाम है, बदलापुर जौनपुर जिला, अध्यक्ष पद के लिए उनके लिए। ठीक है, थैंक यू। तो मैं देख रहा हूँ कांग्रेस दफ्तर में हर जिले से, हर कोने से लोग आए हुए हैं, और कोई सभासद के पास प्रत्याशी है, तो कोई मेयर के लिए है, कोई टाउन एरिया चेयरमैन का प्रत्याशी है। तो इस तरह सब पदों के लिए भीड़ है। और यहाँ पर जो है पहली सूची 15 लोगों की आज जारी भी की थी, तो हो गया, और नेक्स्ट सूची आज शाम को जारी होने को उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहे नगर निकाय चुनावों में राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार हैंडपंप चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग में राष्ट्रीय लोकदल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के तौर पर पंजीकृत है, और राज्य निर्वाचन आयोग कोई भी रिव्यू नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, और दोनों दलों के गठबंधन से चुनाव लड़ा जाएगा। दोनों दलों की समन्वय समिति शीघ्र ही उम्मीदवारों के बारे में फैसला ले लेगी, और पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल हैंडपंप चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग के फैसले का राज्य निर्वाचन आयोग से कोई संबंध नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय लोकदल की मान्यता के बारे में रिव्यू किया है, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने कोई रिव्यू नहीं किया है। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय लोकदल को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता दे रखी है, और उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग में राष्ट्रीय लोकदल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है, और राष्ट्रीय लोकदल को हैंडपंप का चुनाव चिन्ह आवंटित है, और पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार हैंडपंप पर ही चुनाव लड़ेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है।
कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने कई पार्टियों से उनके राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीन लिया था और कुछ पार्टियों को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। तो वहीं आरएलडी को निर्वाचन आयोग ने पार्टी चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी थी। चुनाव आयोग ने आरएलडी के प्रदेश पार्टी का स्टेटस बरकरार रखा है और पार्टी के प्रत्याशियों को निकाय चुनाव में हैंडपंप के निशान पर चुनाव लड़ने की छूट दे दी है। इस पर प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल नगर निकाय चुनाव को हैंडपंप के सिंबल पर लड़ेगा, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय लोकदल की प्रादेशिक पार्टी का रिव्यू किया है, राज्य निर्वाचन आयोग ने कोई रिव्यू नहीं किया है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग में आज भी राष्ट्रीय लोकदल प्रादेशिक पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत दल है। हैंडपंप सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का पूरी तरीके से बरकरार है। निकाय चुनाव से पहले सहारनपुर में पंजाबी महासभा ने अपनी एकता की ताकत दिखाते हुए मुलायम सरकार के समय रामनवमी पर व्यापारियों के खिलाफ दर्ज हुए फर्जी मुकदमे योगी सरकार से वापस लेने की मांग की है। इस प्रदर्शन के दौरान पंजाबी महासभा अध्यक्ष गोपाल कृष्ण कालड़ा ने कहा है कि प्रदेश में दूसरी बार योगी जी की सरकार बनी है, लेकिन आश्वासनों के बाद भी हमारे व्यापारियों से झूठे मुकदमे वापस नहीं हुए। एक तो हमारी यही डिमांड है सरकार से कि हम लोगों को बैकवर्ड में करा जाए। दूसरा, योगी जी की सरकार दूसरी बार बन रही है और हमारे समाज के ऊपर रामनवमी जैसे जुलूस में कुछ लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे हुए थे और आज तक उन लोगों के ऊपर वो मुकदमे नहीं हटाए गए। चाहे वो कृष्ण लाल ठक्कर जी के ऊपर हो जो कि भाजपा के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे विवेक मनोचा जी, राजकुमार मक्कड़ जी और ओम प्रकाश नरूला जैसे ये लोग, सभी लोग जो हैं अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं। इनके ऊपर सपा के टाइम पर झूठे मुकदमे लगाए गए थे और हम योगी जी से ये डिमांड करेंगे, भाजपा सरकार से भी और शासन से भी, कि इनके मुकदमों को शासन द्वारा खत्म कराया जाए। उत्तराखंड में पशुपालन विभाग में केंद्रीय वित्त पोषित योजना ए हेल्प का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ए हेल्प यानी कि पशु सखी के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा और राज्य में जानवरों की सुरक्षा, उनको उपलब्ध किए जाने वाले पौष्टिक आहार और जानवरों के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सचेत किए जाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पशुपालकों और जो हमारे ई सखी के रूप में जो काम करने वाले हैं वो सरकार के और पशुपालकों के बीच में समन्वय का काम करेंगे, संयोजन का काम करेंगे और जो बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ों को दूर करना है उन सभी को दूर करने का काम, उन सभी के उपचार का काम, उनके स्वास्थ्य के परीक्षण का काम और जानकारियां देने का काम उनके माध्यम से होगा। निश्चित रूप से इस योजना के धरातल पर उतरने से अनेक जो असुविधा रहती थी, परेशानियां रहती थी, उलझनें रहती थी, उन सभी को सामान्य करने के लिए आसान ये सब उनका माध्यम बनेंगी और इससे जहाँ पर हमारे हर क्षेत्र में पशुपालकों को उत्पादन के क्षेत्र में भी, अन्य क्षेत्रों में भी लाभ होगा। समय से हमको एक समझने का काम किया। केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी बनाए थे उनका धन्यवाद करूंगा कि जो हमारे ASL यहाँ पे कार्यक्रम है, पशु सखी का एक कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च हुआ है। उत्तराखंड 3rd स्टेट है पूरे देश में जो इसको लॉन्च कर रही है। इसमें हमारी जो मातृ शक्ति है समूह के माध्यम से उनको पशुपालन विभाग के साथ और ग्राम विकास विभाग के साथ जोड़ा जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे पशुओं को साइलेज की ट्रीटमेंट का, उनको वैक्सीनेशन का, इंश्योरेंस का, उनको ट्रेनिंग देके उनको हम उन जगहों पे उनका इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हमारे पशु प्रसंस्करण अधिकारी नहीं है। उससे हमारे पशुपालकों को रिलीफ मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ हमारी जो मातृ शक्ति है वो आत्मनिर्भर होंगी और उनको एक आय का उनका जरिया बनेगा। मसूरी में आयोजित मिलेट पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल मौजूद रहे। सम्मेलन में उत्तराखंड सहित 15 राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मिलेट्स पूरी दुनिया को दिशा देने वाला राष्ट्र भारत आज विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है, जहां एक तरफ G20 की अध्यक्षता हमारे देश को मिली है और उसके सफल आयोजन हो रहे हैं, वहीं
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है और लगातार देश के अंदर जो मिलेट हमारा परंपरागत रूप से उत्पादित होने वाला अन्न है, श्री अन्न है, उस अन्न का लगातार कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी हो रहा है, लोगों को मार्केट भी मिल रही है और जो गरीब लोग जिस अन्न का उत्पादन आसानी से सदियों से करते आए हैं उसको अब तेज़ी से प्रोत्साहन मिला है और उसको लेकर यहाँ पर 3 दिन का ये मिलेट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। इसमें देश भर से हमारे कृषि क्षेत्र के हमारे मंत्रीगण और प्रतिनिधिगण और वैज्ञानिक सभी आकर मंथन कर रहे हैं और इस मंथन से निश्चित रूप से एक सकारात्मक चर्चा से अमृत निकलेगा और वो अमृत मिलेट वर्ष को साकार रूप। प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने देहरादून में समीक्षा बैठक करी। बैठक में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आगामी चारधाम यात्रा 2023 को सुगमता से और सुचारू रूप से संचालित करने पर विस्तार से चर्चा हुई है। वहीं यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए परिवहन मंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश मौजूदा अधिकारियों को दिए हैं। चारधाम यात्रा के मात्र 10 दिन बचे हैं और विगत वर्षों की भांति इस बार भी अपने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ और जो हमारी मुख्य धारा में परिवहन व्यवसाय को चला रहे रोटेशन समिति के पदाधिकारियों के साथ जेएमओ, केएमओ, टैक्सी, मैक्सी जितने भी यूनियन हैं उनके पदाधिकारियों के साथ हमारी आज संयुक्त बैठक हुई। चूंकि चारधाम यात्रा में वाहन स्वामियों का सहयोग बहुत आवश्यक है और उनके सहयोग के बिना चारधाम यात्रा सफल नहीं होती है। उनके बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आज यहाँ पर आए हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अभी से ही कमर कसना शुरू कर दिया है। देश में जहां विपक्ष मोदी सरकार को घेरने का काम करे तो वहीं दूसरी तरफ अब उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां देखने को मिलने लगी हैं। इसी को लेकर नई नवेली जनता कैबिनेट पार्टी अस्तित्व में आ गई है। ये पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी दस्तक देने को बेकरार है। इस जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा भावना पांडे ने आज हरिद्वार विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी पर राज्य की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। और जो महिलाओं को शोषण किया जाता है, आंगनबाड़ियाँ हो, आशा कार्यकर्ता हो, चाहे महिला समूह की हो, मुद्दे बहुत सारे हैं। अभी तो लोकल मुद्दे यहाँ के बहुत सारे हैं। जैसे कुंभ में करोड़ों रुपया आता है। हमारा हरिद्वार धर्म नगरी है और आप देखिए शाम को अंधेरा होता है, यहाँ पर अंधेरा होता है, तमाम इतनी गंदगी यहाँ पर है। कुंभ का करोड़ों रुपया आता है, जाता कहाँ है समझ में नहीं आया। आज 20 साल से आप एक हरिद्वार को ठीक नहीं कर पाए तो क्या आप उत्तराखंड की हालत ठीक करेंगे। आए दिन सड़क टूटे, पुल टूट रहे हैं, अधिकारी मालामाल हो रहे हैं, नेता मालामाल हो रहे हैं और पब्लिक बेहाल है। तो उसी पे मुझे काम करना है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। हरदोई में बेहोश बेटी को गोद में लेकर एसपी के पास पहुंचा पिता ने बेटी की ससुरालियों घर छोड़ गए ससुराली। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के ढुडवा में खेत में सो रहे बुजुर्ग की हत्या से फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। आगरा में अवैध स्कूलों पर शिक्षा विभाग का चला चाबुक, कई स्कूलों की खुली पोल, हुई कार्रवाई। आजमगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 कुंटल 9 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। ऑन आर्मी ड्यूटी का लोगो लगाकर करते थे शिफ्टिंग। सुल्तानपुर जिले में मुसाफिर खाना के रहने वाले विदेशी अचानक हुए बेहोश की कुछ देर बाद हुई मौत। डॉक्टरों ने कहा टीबी के चलते हुई है मौत। बाराबंकी में तेल लेने जा रहे 3 कांस्टेबल की कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में 3 सिपाही घायल, 2 की हालत गंभीर। आगरा से दिल दहला देने वाला एक और वीडियो आया सामने। केमिकल गोदाम में हुआ ब्लास्ट से बिल्डिंग के उड़े परकच्चे। रकाबगंज क्षेत्र के केमिकल गोदाम का है मामला। बदायूं में सदर
हाईडिल पर विद्युत स्टोर में लगी भीषण आग, सैकड़ों ट्रांसफार्मर जलकर हुए खाक। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी। मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र में ब्लास्टिंग से उड़े पत्थरों के टुकड़ों से 12 साल का छात्र हुआ घायल। छात्र के घायल होने की सूचना के बाद ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। फतेहपुर में संदिग्ध हालात में झाड़ियों में मिला लड़की का शव। रेप के बाद हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। पुलिस शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी। थाना जाफरगंज के बाबा कुटी के पास का है मामला। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रही जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।